देखिए पिछले टर्म पे आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स तक लिखवा दिया गया था। अब उसके आगे लिखवाना है, या आपका चाहे नंबर 1 डाल लीजिए या उसके आगे वाला नंबर डाल लीजिए, जो भी आपका नंबर हो। ठीक है, वैसे आपने बीच में क्वेश्चन लगा लिए, तो बीच में जब क्वेश्चन लगा लिए तो आज के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 है थ्योरी पार्ट। अब देखिए एक्सरसाइज में आपके 5 क्वेश्चन, 5 एक्सरसाइज के और 5 एग्जाम्पल हो गए थे, लेकिन बताइए क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सीधी बात है, अब जो हम 2-3 पॉइंट लिखवा रहे हैं इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। मतलब जैसे ये 2-3 पॉइंट खत्म हो जाएंगे वैसे आपका इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट फिनिश हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन अब बचे वो इन पॉइंट से रिलेटेड है। तो आप नंबर 1 आज के अकॉर्डिंग नंबर 1 हेडिंग लिखिए कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। हेडिंग लिखिए एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइनों के बीच का एंगल। तो आपने देखिए 2 डायमेंशन पढ़ रखा है, 2 लाइनों के बीच का एंगल। यहाँ 3 डायमेंशन में कैसे निकलेगा वो दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रूविंग नहीं कराया जा रहा, सीधे फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है कि 2 लाइनों के बीच का एंगल क्या क्या मालूम होने पे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में मतलब आपका नंबर 1 है, तो नंबर 1 के अंदर नंबर फर्स्ट लिखिए और उसमें लिखिए व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन। व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन, ये हेडिंग लिख दीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन। आर नोन क्या मतलब निकला? मतलब आपको 2 लाइनों के अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा क्या लिखवाएंगे नंबर सेकंड पे, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है। तो चलिए वो सेकंड नंबर बात की बात है। अब इसके अंदर लिखिए, देखिए पहले फिगर बना देना ताकि आपको लिखने में थोड़ी आसानी रहे। मान लीजिए एक लाइन देखिए ए बी और एक लाइन मान लीजिए सी डी है, और मान लीजिए ये इनके बीच का एंगल है। कभी भी ध्यान रखिएगा 2 लाइनें कट करेंगे तो बीच का एंगल 2 बनेंगे। बताइए 2 लाइनें कट करेंगे तो एक बीच का एंगल ये भी होगा, अच्छा तो एक बीच का एंगल तो एक ये भी होगा। तो ध्यान रखिए एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण ध्यान रखिएगा, भी आपको कई जगह लिखना पड़ेगा, ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा। ये देखिए न्यून कोण है हिंदी मीडियम में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। ये देखिए अधिक कोण है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अभी नेक्स्ट चैप्टर में एक्यूट ऑब्ट्यूज आपको मेनली बेसिकली लिखवाया जाएगा, अभी से लिखना अभी लिख लीजिए। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसको ऑब्ट्यूज। अभी हम उसकी बात कोई ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। मान लीजिए इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा मान लिया। जैसे बीच के एंगल बताइए 2 है, तो जैसे हमने बताया था कि आपको मान लीजिए डीसीज कहीं लिखा है तो बार बार ये नहीं लिखा रहता पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव माना जाता है। वैसे यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 2 लाइनों के बीच का एंगल आपको बताया गया है तो बीच का एंगल हमेशा एक्यूट है। मान लीजिए हमने कहें कि 2 लाइनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो अल्फा कौन सा एंगल माना जाएगा, एक्यूट वाला माना जाएगा। बोलिए सही है, बाकी एंगल 2 बन जाते हैं कोई भी। ठीक है, तो क्या चलिए ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, इनके बीच का एंगल मान लीजिए हमने थीटा माना, तो ये थीटा कब निकाला सकता है, किसकी नॉलेज पे निकाला सकता है वो बता रहे हैं आपको। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर मालूम है पहली लाइन के, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर मालूम है तो बीच का एंगल निकाला सकता है। वो फॉर्मूला हमको लिखाने जा रहे हैं। चलिए फिगर बनाइए पहले। हाँ अब इसके अंदर लिखिए, फिगर बनाओ इसी को देखते हैं। लिखिए नंबर फर्स्ट के अंदर जो आपने हेडिंग लिखी है उस हेडिंग के अंदर लिखना है। देखिए इफ L, M, N, if L, M, N are the direction cosines, शॉर्टकट में लिखिएगा DCs। if L, M, N are the DCs of line AB, are the DCs of line AB and L dash, M dash, N dash, L dash, M dash, N dash are the DCs of line CD, L dash, M dash, N dash are the DCs of line CD, then the angle between them, is given by ये देखिए बीच का एंगल थीटा लगा तो ये फॉर्मूला होता है L डैश प्लस M डैश प्लस N डैश। L डैश प्लस M डैश प्लस N डैश। तो देखिए थीटा बीच का एंगल देखिए दिखाया गया, तो लिखा फॉर्मूला क्या आएगा कॉस थीटा का। यदि आपको बीच का एंगल निकालना तो कॉस थीटा नहीं निकालना है, थीटा निकालना होगा। तो ये पहले इसको लगाएंगे, LMN आपको दिया रहेगा, एक लाइन के डीसीज दिए रहेंगे
दूसरी लाइन के डीसीज दिए रहेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स उधर कर देंगे, ठीक, एल की वैल्यू एम की वैल्यू एन की वैल्यू लगाएंगे, एल डैश एम डैश एन डैश लगाएंगे, थीटा उधर कर देंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं ये बीच के एंगल का फॉर्मूला है, यानी ये फॉर्मूला कब अप्लाई करा जा सकता है, तो आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई करा जा सकता है जब आपको डीसीज दे दिए जाए, यानी दो लाइनों का आता होगा डीसीज मालूम है तो बीच के एंगल का ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पर्टिकुलर केसेस हैं, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, अभी यही नंबर चल रहा है, फर्स्ट नंबर चल रहा है, फर्स्ट अभी सेकंड जब लिखवाएंगे तब इसके नीचे लिखिए, if the lines are perpendicular, that is theta equal to 90 degree, that is theta equal to 90 degree, then LL dash plus MM dash plus NN dash 0, LL dash plus MM dash plus NN dash 0। देखिए ये छोटा सा ये यहीं से दिख रहा है तो दिखाई दे रहे हैं, बताइए अगर थीटा 90 हुआ तो मतलब लाइनें परपेंडिकुलर है, बताइए लाइनें परपेंडिकुलर दिख रही हैं, जैसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल बताइए कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो बताइए कंडीशन क्या है, एल एल डैश एम एम डैश एन एल, बताइए थीटा अगर 90 हुआ तो cos 90 कितना 0, एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस, मतलब ये स्पेशली ध्यान रखिएगा बीच का एंगल ये तो बहुत कम काम आएगा, ये ज्यादा काम आएगा ये कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है। तो बताइए दो लाइनें आपको डीसीज मालूम मान लीजिए, तो आपको अगर डीसीज मालूम है तो लाइनें परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको एक लाइन के डीसीज मालूम है, आपको क्वेश्चन ऐसा होगा, आपको एक लाइन के डीसीज दिए रहेंगे, दूसरी लाइन के डीसीज दिए होंगे, पता करना है परपेंडिकुलर है कि नहीं। बताइए ये पहले लाइन के डीसीज मतलब एल एम एन है, ये दूसरी के डीसीज मतलब एल डैश एम डैश एन डैश, कंडीशन क्या है एल इंटू एल डैश, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये का सम अगर 0 आ गया तो लाइनें परपेंडिकुलर होगी, ठीक, अगर 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर कंडीशन यहाँ से डायरेक्ट दिखता है, अभी ऐसे पैरेलल का वो डायरेक्ट नहीं दिखता, उसकी पुटिंग थोड़ी बड़ी है, ठीक है। फिर इसी के नीचे लिखिए एंड इफ द लाइन आर पैरेलल, ये नोट कर लीजिए, अगर ना नोट करो तो ये नोट कर लीजिए, उसका लिखिए एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल, and if the lines are parallel that is theta equals to 0 degree, that is theta equal to 0 degree। बताइए दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, that is theta equal to 0 degree, then L upon L dash equals to M upon M dash equals to N upon N dash। ये पैरेललिटी कंडीशन है और ये परपेंडिकुलरिटी कंडीशन, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। अब ये वाला यहाँ से डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसके लिए पहले साइन थीटा निकालना पड़ता है तब पता चलता है, तो कहने हमने डायरेक्ट लिखवाया है, सब मिला के कह रहे हैं ये कम यूज होगा, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये 0% यूज होगा, यूज ये भी होगा लेकिन ध्यान रखिए इज्जत इनकी ज्यादा करनी है, ठीक, ये वाले बहुत यूज होंगे, मतलब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेललिटी ज्यादा यूज होगी, ठीक है। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है, जब ये हो, पैरेलल कब होती है, जब ये हो। तो मान लीजिए आपको 3 डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं पहली लाइन के, दूसरी के 3 दे रखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ऐसे ही होगा, मान लीजिए 3 दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं, पता करना ये पहली लाइन के डीसीज हैं, ये दूसरी लाइन के डीसीज, पता करना पैरेलल है कि नहीं। तो सीधे बात है ये अपॉन ये करिए, ये अपॉन ये करिए, ये अपॉन ये करिए, अगर सबकी वैल्यू बराबर आई तो पैरेलल होंगी, नहीं तो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए नंबर सेकंड लिखिए, नंबर फर्स्ट बैटिंग लिखी थी व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन, अब नंबर सेकंड बैटिंग लिखिए व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर नोन, नंबर सेकंड पे लिखिए when direction ratios are known, when direction ratios are known, मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए नहीं दिए गए, आपको लाइन के डी आर्स दे दिए गए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये मान लीजिए आपको डी आर्स दे दी, मान लीजिए हमने आपको डीसीज का फॉर्मूला लिखवा दिया कि भाई डीसीज में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपको क्या दे दिए गए, डी आर्स। तो ये आपका एक प्रोसेस बन सकता है, बिना फॉर्मूला मालूम हुए आप कर सकते हैं, क्यों, बताइए पहले के आपको डी आर्स दिए हैं तो देखिए डी आर्स अगर दिए हैं तो डीसीज निकाले जा सकते हैं, पिछले में बताया था, फिर दूसरे के भी डी आर्स दिए डीसीज निकाले जा सकते हैं, जब कर लेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन तो ये लंबा काम करना पड़ेगा, पहले के डी आर्स को बदलो डीसीज में, दूसरे के डी आर्स को बदलो डीसीज में, देन ये फॉर्मूला लगाओ। तो डी आर्स के लिए फिर इतना फॉर्मूला नहीं, अलग से फॉर्मूला बना देगा, जब मान लीजिए डी आर्स मालूम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको बदलने की जरूरत नहीं कि हम उसको डीसीज में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। हाँ अब आपने हेडिंग लिख लिया व्हेन डी आर्स आर नोन, इसके अंदर लिखिए
देखिए इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, स्मॉल ABC बनाइएगा, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द DRs ऑफ लाइन AB, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द DRs ऑफ लाइन AB and A dash comma B dash comma C dash are the DRs of line CD. If A comma B comma C are the DRs of line AB and A dash comma B dash comma C dash are the DRs of line CD, then angle between them is given by अब इसके बीच का अगर DRs आपको मालूम है तो ये फॉर्मूला होता है AA डैश प्लस BB डैश प्लस CC डैश अपॉन अंडरवुड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और अंडरवुड A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए है फॉर्मूला नोट कर लीजिए, cos थीटा इक्वल टू AA डैश प्लस BB डैश प्लस CC डैश अपॉन अंडरवुड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस इनटू अंडरवुड A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर। हाँ तो देखिए अब ये दो फॉर्मूले आपके सामने लग गए, तो दोनों एक ही काम करेंगे। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कब लगाना होगा, आपको क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। क्वेश्चन मान लीजिए आपको लाइन के DCs दिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और DRs दिए तो डायरेक्ट ये वाला लगेगा, बस इतना अंतर। दोनों cos थीटा का ही फॉर्मूले हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये लगना चाहिए कि ये लगना चाहिए। अब जैसे इसमें ये कंडीशन लिखी है वैसे इसमें DRs के फॉर्म में ये कंडीशन है। फिर नीचे लिखिए इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से पूरा लिख दीजिए, वैसे ही लिख लीजिए इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन हाँ तो यहाँ एक कंडीशन आएगी AA डैश प्लस BB डैश प्लस CC डैश 0। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन AA डैश प्लस BB डैश प्लस CC डैश 0। ठीक है, अब देखिए ये परपेंडिकुलर कंडीशन जैसे यहाँ दिखती है वैसे यहाँ दिखती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं, एक लाइन का है। बताइए अगर थीटा 90 हुआ तो थीटा 90 होगा तो भाई cos 90 0, बताइए डिनोमिनेटर पूरा 0 में चला जाएगा तो देखिए यही बचेगा। कह रहे परपेंडिकुलर का तुरंत दिखता है, पैरेलल नहीं दिखता, उसकी जो वर्किंग है काफी सी, मतलब 4-5 स्टेप की वर्किंग है, साइन थीटा बदल के करना पड़ता है। ठीक, और फिर नीचे और लाइन लिखिए इसके नीचे इफ द लाइंस आर पैरेलल दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इफ द लाइंस आर पैरेलल दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन A upon A dash equal to B upon B dash equals to C upon C dash. Then A upon A dash equal to B upon B dash equal to C upon C dash. ये लिख लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक, अब देखिए दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कंडीशन एक ही जैसी आ गई, मतलब आपके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल है कि आपको ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। मतलब हम कह रहे हैं ये कंडीशन बहुत यूज होगी, फॉर्मूला कम यूज होगा, कंडीशन ज्यादा यूज होगी। यानी कि आपका ये कंडीशन एक ही जैसा बन गया, चाहे DCs हो चाहे DRs हो, मतलब परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिटी की कंडीशन एक जैसी है। ध्यान रखिएगा बुक के आखिर तक ये कंडीशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बुक का जब लास्ट चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें भी ये कंडीशन यूज होंगी आखिरी तक, मतलब भयानक इंपॉर्टेंट है, इनके बिना 3D संभव नहीं। ध्यान रखिएगा ये जो कंडीशन दो लिखी है इनसे आप बहुत कुछ, मान लीजिए किसी को बात नहीं मालूम तो 80% क्वेश्चन बुक में छूटते जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में बीच का एंगल नहीं निकालना होगा। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बीच में ये यूज हो जाएगा, तो बहुत क्वेश्चनों में बीच का एंगल आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल बहुत रहता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन ये है चाहे DCs हो या DRs हो, बताइए एक जैसी कंडीशन है, और पैरेललिटी कंडीशन एक जैसी है, मतलब परपेंडिकुलर पैरेललिटी कंडीशन एक जैसी है। फॉर्मूले देखिए अलग अलग टाइप के लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। कौन सा हो गया? नंबर 1 आज के करस्पॉन्डिंग। अब चलिए नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 पे हेडिंग लिखिए प्रोजेक्शन। नंबर 2 पे हेडिंग लिखिए प्रोजेक्शन। ये इंटर वाला प्रोजेक्शन ना समझिएगा, वो लोग वही समझने लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन पढ़ा है इंटर में, कहेंगे हाँ फटाक से, हाँ बिल्कुल पढ़ा है।
ठीक है, वो फिजिक्स वाला प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं, प्रक्षेप। ये प्रोजेक्शन नहीं है और ना ये प्रोजेक्शन कभी हो सकता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। प्रोजेक्शन भले आप पढ़ते रहे उसको, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जो होता है वो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स में नहीं पढ़ा है। वो प्रोजेक्शन ये नहीं है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है समझिए ध्यान से। तो आपने हेडिंग भले लिख ली हो, पहले समझ लीजिए। समझ लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और ये कोई दूसरी लाइन है, लाइन सेगमेंट है ऊपर। मान लीजिए लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी। अभी लिखिएगा नहीं, जब हम कहेंगे तब लिखिएगा, पहले प्रोजेक्शन होता क्या वो देख लीजिए। तो ये एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। आपसे क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि आप सी डी लाइन का प्रोजेक्शन निकालिए ए बी के ऊपर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। तो किसी एक लाइन का अगर किसी दूसरी लाइन में प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ठीक, इस लाइन सेगमेंट के जो ये एंड पॉइंट सी और डी है, तो जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इसके ऊपर, तो क्या करते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन के एंड पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर और इससे यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए ये पॉइंट एक ई आ गया, एक एफ आ गया, तो ये एक डिस्टेंस आ गई। बताइए ई एफ एक डिस्टेंस है, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे ई एफ इज द प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी लिखवाएंगे। ई एफ जो है वो सी डी लाइन का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर है, ठीक। कभी कभी लाइन जुड़ी रहती है लाइक दिस। ये मान लीजिए आपसे ये ए बी और ये डी है, देखिए इसमें अंतर देखिए। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट अलग यहाँ घूम रहा था और ये अलग था। कहेगा इस लाइन सेगमेंट का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालिए, तो इसके जो एंड पॉइंट थे वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और जहां पे टकराया वो जो लेंथ आती है ये प्रोजेक्शन कहलाती है। अब बताइए ये इसका एक सिरा से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका ए से इस लाइन परपेंडिकुलर आएगा? नहीं आएगा, लेकिन बी से आएगा। तो इस सिचुएशन में जहां से आएगा बस वहां से ड्रॉ कर देंगे। ये मान लीजिए एम पॉइंट है, तो इसमें बोला जाएगा ए एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए डी। ए एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ए बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर? ए डी के ऊपर, ठीक है। अब चलिए ये और ये फिगर बनाइए, फिर नीचे लिखवा रहे हैं आप लोग। फिगर बनाइए फटाफट जल्दी से। हाँ, आपने देखिए दो फिगर अगल बगल बना लिए, हो सकता है अगर ऊपर नीचे बना लिए तो हो सकता है कि लोग ऊपर नीचे बनाए हो। तो जो हम बोले इस फिगर के करस्पॉन्डिंग इसके सामने लिखिएगा, इसके नीचे बनाए तो इसके सामने लिखिएगा, अगर अगल बगल बनाए तो इसके नीचे इसका लिखिएगा, इसके नीचे इसका लिखिएगा। चलिए इसके नीचे इसका लिखिए, लैंग्वेज जो बोल रहे थे इसके नीचे लिखिए EF इज द प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB। ये लैंग्वेज लिखिए इस फिगर के नीचे। अगर आपने नीचे बना लिखना है, बगल में लिखना तो बगल में लिखिएगा, जैसा भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया हो। EF इज द प्रोजेक्शन ऑफ CD। EF जो है वो CD का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो EF इज द प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB, ठीक। EF इज द प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB, ठीक। ये लिख गया। इस वाले में क्या था अगर याद हो तो AM इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AD। इसके नीचे लिखिए AM इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB, AM इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AD, AM इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AD। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने ये तो देखिए, बताइए प्रोजेक्शन एक लेंथ है, जैसे इसमें देखिए ये प्रोजेक्शन बोल रहे हैं EF, तो क्या है? लंबाई है ना ये। ऐसे देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन AM बोल रहे हैं, तो ये भी एक लेंथ है। तो ये फॉर्मूला इसका क्या है, क्या क्या मालूम होने पर हम लोग EF निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कह दीजिए इस लाइन का इसके प्रोजेक्शन निकालिए, ठीक है, तो नाप के तो नहीं निकालेंगे, सीधी बात मैथमेटिकल में कोई चीज नाप के नहीं करनी है आपको। फॉर्मूला कोई मालूम चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होने पर ये निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग लिखवा रहे हैं, ये जनरल केस है, ये पर्टिकुलर केस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको EF निकालना है, EF, तो पहले समझ लीजिए क्या क्या मालूम होना चाहिए। देखिए जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब C और D के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। C और D का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं। और ये जिस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है, बताइए CD का प्रोजेक्शन निकालना है, तो C और D के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, AB भी निकालना है, तो इसके DCs मालूम होने चाहिए। मतलब आपको तीन चीज मालूम होनी चाहिए, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ का, और जिस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके DCs बोल रहे हैं, DRs नहीं बोल रहे हैं। तो अब पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, फटाफट लिखिए, पैराग्राफ छोड़ के नीचे लिखिए, पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। देखिए इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C and D, इफ
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी कॉमा डी आर देखिए फिगर में बनाया दे रहा है, फिगर में लिख लीजिएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। फिगर जो बना है उसमें लिख लीजिए आप लोग ऐसे x1 y1 मतलब c और d के कोऑर्डिनेट ये, और लैंग्वेज में तो लिखना ही लिखना है, तो लैंग्वेज में लिखना है, फिगर में भी लिख लीजिए। फिगर में दिखिएगा आपको, लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिगर अगर आप देख लेंगे तो आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी कॉमा डी आर x1 y1 z1 कॉमा x2 y2 z2 respectively and direction cosine of the line AB are direction cosine of the line AB are L comma M comma N, R L comma M comma, ये भी फिगर में लिख लीजिए। बताइए जो ये भी बना हुआ है इसके देखिए डीसीज यही लिखे दे रहे, इसके डीसीज क्या है L comma M comma N, ठीक। मतलब आपको इतनी इंफॉर्मेशन देखिए फिगर में सब कुछ, अब फिगर सब कुछ बोल रहा है, जब हमने लैंग्वेज लिखवाई हो ना लिखे तो फिगर बोलने लगा, क्या बोलने लगा, देखिए सी कोऑर्डिनेट ये, डी कोऑर्डिनेट ये है, और देखिए डीसीज, इस लाइन के डीसीज क्या है LMN। तो अगर इतना मालूम है तो आप EF निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए EF का फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाँ EF, तो EF का फॉर्मूला देखिए ये होता है मॉड ऑफ L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। मॉड लगा के लिखिए मॉड ऑफ L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। तो देखिए यहाँ मॉड लगा रखा है, आपको जितना देखिए अंदर लिखा हुआ है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है तो आप EF नहीं निकाल सकते। ये दिया रहेगा आपको x1 y1 z1 दिया रहेगा, x2 y2 z2 दिया रहेगा, LMN दिया रहेगा। कभी कभी LMN ना देके DRs दे देता है इसके, मान कहेगा इस लाइन के DRs दे देगा, तो अगर इसके DRs दे दे तो फॉर्मूले में क्या DRs आए, फिर में DCs आए। तो ये DRs को DCs में कन्वर्ट करना सिखाया गया है, पहले आपको DRs को DCs में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। देखिए मॉड लगा रखा है, मॉड का मतलब ये कि मान लीजिए बाई चांस कभी इसके लिए नेगेटिव आ जाए, बताइए आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से घटाया माइनस में आ गया आंसर, तो सीधा तो माइनस में अगर आंसर आ गया है तो ये EF क्या है, EF बताइए लेंथ है, तो अगर लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो मॉड का काम ये होगा कि जब ये अंदर वाला वैल्यू माइनस में आएगा, मान लीजिए अंदर वाला वैल्यू -3 आया तो मॉड लगा होगा तो +3 कर देगा, बोले सही है। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब लग सकता है जब इतनी इंफॉर्मेशन हो, ठीक। अब चलिए एक हेडिंग नंबर 3 लिखिए, हेडिंग लिखिए लैग्रेंजी आइडेंटिटी, हेडिंग लिखिए लैग्रेंजी आइडेंटिटी। लैग्रेंजी आइडेंटिटी हेडिंग लिखिए, लैग्रेंजी लिख दे रहे हैं बहुत लोग जो गरीब हैं लिख नहीं पा सकते हैं। देखिए लिखा है लैग्रेंजी आइडेंटिटी, ठीक। हेडिंग लिखिए नंबर 3 नंबर है, बस ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन चालू करवा रहे हैं। लैग्रेंजी आइडेंटिटी, हाँ इसके अंदर लिखिए, ठीक है, इफ A कॉमा B कॉमा C, इफ A कॉमा B कॉमा C कॉमा A डैश कॉमा B डैश कॉमा C डैश, इनको DRs ना समझ लीजिएगा कि DR पीछे बताइए ABC DRs लिखे गए हैं, तो ये DRs नहीं है, अभी देखिए लिखवा रहे हैं क्या है, ये ना सोचिए कि DRs है। इफ A कॉमा B कॉमा C कॉमा A डैश B डैश C डैश are any 6 real numbers, then और ये लंबा सा फॉर्मूला है, ठीक, ये लैग्रेंजी आइडेंटिटी कहलाता है। इसको आप लोग नोट करिए फटाफट पॉज करके। अब देखिए पहली चीज तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लैग्रेंजी आइडेंटिटी। देखिए आपके कहीं काम नहीं आएगी ये, ठीक है, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है, जैसे हमने पीछे आपको बताइए पैरेललिटी कंडीशन डायरेक्ट लिख दी, आपने ध्यान दिया पैरेललिटी कंडीशन डायरेक्ट लिखवाई है,
परपेंडिकुलर दिख रहा था, थीटा 90 होगा तो ये आ जाएगा। पैरेलल छुड़वा दिया, डिवाइड लिखवाया। तो वो जो पैरेलल वाला अगर आपको प्रूव करना है तो उसमें ये यूज होता है। प्लस ये और बहुत जगह यूज होता है, मतलब 3D में ढेरों जगह पे ये यूज होता है। सीधे मतलब फॉर्मूला इतना बड़ा है तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन भी बड़ा ही होगा कोई ना कोई, कि क्वेश्चन छोटा सा होगा तो ये फॉर्मूला लेंथी सा है तो इसके जिस क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है वो भी बताइए बड़ा ही होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए बेकार है, लेकिन बताइए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो ये पहले फॉर्मूला समझिए। देखिए फॉर्मूला जो लिखा है इसमें देखिए पहले हमने देखिए ABC लिखवाई, पावर 12 नहीं लिखी, पहले समझ लीजिए कि A की पावर 12, B की पावर 12, C की पावर 12। ठीक है, तो ये A डैश का स्क्वायर है B डैश, इसमें ABC A डैश B डैश वो डीआर्स ना समझिए, हमने मना किया डीआर्स नहीं है, लिखा है कोई भी रियल नंबर है जो आपकी इच्छा हो। ABC कुछ भी ले लो रियल, A डैश B डैश C डैश कुछ भी रियल ले लो। ठीक है, तो ये एक रिलेशन लिखा है कि देखिए पहले फॉर्मूला याद करना सीखिए। तो देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर पहले ABC का स्क्वायर का सम, उनके डैश का स्क्वायर का सम। ठीक है, आपको भले कितना सरल लग रहा हो लेकिन हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे तो आपका यहाँ लफड़ा फंस सकता है। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर का सम, फिर माइनस करके देखिए पेयर वाइज आने लगा, A डैश B डैश C डैश का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक बहुत लोग आराम समझ सकते हैं। फिर कोई इधर गड़बड़ सड़बड़ करने लगे, गड़बड़ करेंगे तो सही हो जाएगा लेकिन उनको नहीं मालूम होगा। अच्छा ये बताइए A माइनस B का होल स्क्वायर और बताइए B माइनस A का होल स्क्वायर बराबर होता है? बताइए बराबर तो होता है कि अलग अलग होता है? तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे या B माइनस A का होल स्क्वायर बराबर आएगा ना। मतलब ये जो इधर का RHS लिखा है इसको हम थोड़ा जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ये बहुत लोगों को दिक्कत करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने ये लिखवाया है लेकिन बाई चांस आपने ये लिख दिया, इसकी जगह मान लीजिए आपने ये लिख दिया, इसकी जगह ये, हाँ तो क्या गलत हो गया? पता है सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए स्क्वायर होल स्क्वायर में आप इसको पलट देते हैं तो कोई फर्क नहीं। A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB आएगा। अच्छा B माइनस A का होल स्क्वायर खोलेंगे तब भी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB ही आएगा। तो यानी आप इसकी जगह अगर ये भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मतलब यहाँ अल्टीमेटली चलेगी हर ब्रैकेट में। ठीक, दूसरी चीज क्या है बताइए, ये देखिए ब्रैकेट AB का है, AB का ध्यान देखिए इसमें कहीं C आया नहीं, यानी एक ब्रैकेट AB का है, एक ब्रैकेट BC का है और एक ब्रैकेट CA का है। अब बताइए AB का जो ब्रैकेट है उसमें देखिए एक बार A पे डैश है एक बार B पे डैश है, जब A पे डैश है तो B पे डैश नहीं है और जब B पे डैश है तो A पे डैश नहीं है। BC वाले ब्रैकेट में देखिए B पे डैश है एक बार C पे डैश है, एक बार देखिए C पे डैश है एक बार A पे डैश, यानी कि इधर की तरफ RHS में होल स्क्वायर का सम है तीन चीजों का, एक ब्रैकेट AB का है, एक ब्रैकेट BC का है, एक ब्रैकेट CA का है। ये आप पहले बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब AB का ब्रैकेट बनाएंगे तो एक बार A में डैश एक बार B में डैश, एक बार B में डैश एक बार C में डैश, एक बार C में डैश एक बार A में डैश। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना, हालांकि टाइम जल्दी खत्म हो रहा है। देखिए लिखा है लैग्रेंजी आइडेंटिटी, बहुत लोगों का अजीब सा लगता है, जिंदगी में कभी देखे तो होते नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। पता है जब आपने क्लास 6 में ये फॉर्मूला पढ़ा था तो ये वही फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये फॉर्मूला जिंदगी में कभी पहली बार पढ़ा होगा ना। हाँ तो अजीब सा लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए आपको मालूम है क्लास 6 भले क्लास 6 में भले अजीब लगा हो, ये क्या मतलब? ठीक है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो क्लास 6 में अजीब लगा होगा, जिंदगी भर यूज करते हो अब तो अजीब नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं ये वही चीज लिखी है। इसमें देखिए दो अननोन रियल नंबर है A भी, पता है आपको मालूम है A और B कुछ भी लगा दीजिए, A और B कुछ भी लगा दिए, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो ये वही फॉर्मूला उसी टाइप का है, कुछ नया नहीं है, इतना समझ लीजिए। कह रहे हैं A आप 5 लगा दीजिए और B 7 लगा दीजिए। A और B 5 और 7 लगा के लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आएगी, कंफर्म। ठीक है, कुछ भी लगा दिए A और B कोई भी रियल नंबर लगा दें तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना, बिल्कुल यही चीज ये है। ठीक है, इसमें तो ये दो चीजों के लिए A और B के लिए, ये 6 चीजों के लिए, इसमें 6 चीज यूज हो रही है। कह रहे हैं ABC और A डैश B डैश C डैश। अब अगर टाइम किल करना हो तो घर में थोड़ा टाइम किल करिएगा। इसमें लिखा है ABC A डैश B डैश C डैश, कोई भी 6 रियल नंबर है तो आपको जो इच्छा हो घर में मानिए, क्या A बराबर 5, B बराबर -2, C बराबर 11, ABC 6 मान लीजिए जो इच्छा हो, और फिर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालिएगा और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालिएगा तो बराबरी आएगी। ठीक है, तो कह रहे जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है वैसा ही समझिए, इसको नया समझना है तो फिर मूर्ख है, यानी आपको तमीज नहीं है। देखिए ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। ठीक, अब एक होता है इक्वेशन, एक होता है आइडेंटिटी। कहना जितना बताने इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बताए दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी नॉलेज ही बढ़ जाए। तो अगर मान लीजिए एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है इक्वेशन। क्या समझिए, एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ये हमने देखिए एक इक्वेशन लिखी। पता है अगर आप कह रहे हैं ये आइडेंटिटी है, जैसे एक फॉर्मूला है वैसे ये भी लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब ना आइडेंटिटी लिखा हुआ है, लैग्रेंजी आइडेंटिटी है ये। ठीक है, और ये आप कहिए ये भी आइडेंटिटी है तो गलत। पता है इसमें आप x कुछ भी लगा दिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसमें आप सोचें x कुछ भी लगा दें, x कुछ भी लगा दीजिए, मान लीजिए हमने 2 उदाहरण कर दिया, ये
सही है। अब बताइए वही चीज लिखी हुई है, हाँ क्या कुछ भी लगा दो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। x बराबर 1 और 2 लगाएंगे तब सेटिस्फाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। x बराबर 5 लगा के देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा, नहीं आएगा। x बराबर 5 लगाइए 25 और -5 लगाइए 15, 10 आया, इधर तो 2 लिखा है, बराबर नहीं आया ना। तो कह रहे हैं आइडेंटिटी उसको कहा जाता है जो प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। मान लीजिए इसमें 6 चीजें यूज हो रही है, ए बी सी ए डैश बी डैश, तो ए बी सी ए डैश बी डैश कुछ भी ले लीजिए जो इच्छा हो, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आ गया तो ये आइडेंटिटी है। इसमें एक्स कुछ भी ले लीजिए बराबर नहीं आ रहा है, ये आइडेंटिटी नहीं, ये इक्वेशन है। तो कह रहे हैं आइडेंटिटी अलग है, आपने जिंदगी भर इक्वेशन पे ध्यान दिया है, इक्वेशन ही आती है। तो कह रहे हैं जो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है वो भी आइडेंटिटी है, a और b कुछ भी लगा दीजिए रियल नंबर, वो बराबर आएगा दोनों तरफ का। तो ये लैग्रेंजी आइडेंटिटी नाम लिखा है ना। कह रहे हैं आपको बताना जरूरी है, लेकिन आपके लेवल पे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपका यूज नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चनों में और प्रूविंग में यूज होता है, आपकी बुक में है। तो सीधी बात है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोई ये फॉर्मूला ही दे दे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि लैग्रेंजी आइडेंटिटी कैसे बनती है। कोई कुछ टर्म गायब कर देगा, पूरा नहीं देगा, ऐसे लिख देगा ऑब्जेक्टिव ये देखिए बना देगा, और ऐसे दे दे पेपर ये बराबर यहाँ के लगा देगा, ठीक है। तो कहना आपको मालूम होना चाहिए। अब कहेगा अगर ये इसके बराबर है तो के बता दो, हाँ तो के क्या है, के है ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर, और यहाँ का ब्रैकेट लगा दे, यहाँ का के कर दे, ये हटा दे, कहेगा बताओ के क्या है। तो कह रहे हैं ये आपके सिलेबस में आपके बहुत जगह यूज होता है, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े होते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर पे आ सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना जरूरी है, अगर नहीं मालूम है छोड़ना तो छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है, लेकिन पेपर में जो आना होगा वो आ जाएगा। अब इसको हटा रहे हैं, मेरी तरफ से लास्ट पॉइंट था, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग जो भी एक्सरसाइज निकालिए फटाफट। अब देखिए एक्सरसाइज निकालिए आप लोग फटाफट। देखिए 37 पेज पे एक्सरसाइज 5 तक हो गए थे, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि हम सोच रहे हैं खत्म हो जाएगा शायद चैप्टर आज। देखिए छठा क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, पढ़िए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन डायरेक्शन रेशियोज आर 1 - 3 2 और 4 5 -1। बताइए कह रहे हैं उन लाइनों के बीच का एंगल बताइए जिनके डायरेक्शन रेशियोज दिए, मतलब क्या दिया है, एलिमेंट दिया है कि एबीसी दिया है। तो बताइए एबीसी दिया है, यानी पहला आपका ए है 1, बी है -3, सी है 2 और ए डैश है 4, बी डैश है 5 और सी डैश है -1, यानी ए डैश बी डैश सी डैश दिया है और ए बी सी दिया है। कॉस थीटा का आज ही फॉर्मूला लिखवाया गया है, बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला डी आर के फॉर्मूला लिखवाया गया है, ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश अपॉन अंडर के अंदर स्क्वायर का सम। बस जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे आपका कॉस थीटा निकलेगा, ध्यान निकलेगा। तो कॉस थीटा पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा नहीं पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, तो थीटा आपका कॉस इनवर्स में करके निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं कि इसको हम बोर्ड में सॉल्व करें, कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे एक डायरेक्टली फॉर्मूला वाला और देख लीजिए। देखिए आपको एक प्रोजेक्शन वाला लिखवाया गया है, चलिए पहले प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज में 14 15 क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं, तो चलिए पहले 15 नंबर देखिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 एंड -1 4 2 ऑन द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। देखिए हम इसका केवल फिगर बनाएंगे, आप करिएगा अपने आप। देखिए ये देखिए भाई पुराना फिगर बनाएंगे, देखिए ये CD डाल दिया और ये लाइन AB डाल दिया। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, देखिए फिगर बनाए थे, मान लीजिए यहाँ क्वाड्रेंट आपको दिया है 1 2 3 और यहाँ दिया है -1 4 2 और देखिए इस लाइन के डीआर्स दे रखे हैं, डीआर्स इसके कितने दे रखे हैं 2 3 -6 और इसका प्रोजेक्शन है पुराना वाला फॉर्मूला जो अभी फिगर बनाया था वो। अब देखिए इस फिगर के बनते ही सब चीज क्लियर होनी चाहिए। बताइए कह रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, हाँ तो बताइए CD है, कह रहे हैं उस लाइन का एक ऐसी लाइन में प्रोजेक्शन निकालना है जिसके डीआर की, ठीक। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है मालूम, लगेगा नहीं अभी, आप सोचें फॉर्मूला लग जाएगा EF का, तो नहीं लगेगा। बताइए फॉर्मूला तब लगेगा जब इसका क्या हो DC, यहाँ डीआर दिए हैं, तो बताइए आपका ABC है, तो बताइए आपको एलिमेंट निकालना पड़ेगा। प्लस माइनस ना, हमने फॉर्मूला लिखवाया जनरल बात, तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपको प्लस माइनस लगा के नहीं करना है, कभी भी जैसे एलिमेंट निकालेंगे लेकिन निकाल के दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दिया है A, B दिया है 3, कह रहे हैं जो चीजें पर्टिकुलर चलती है वो पर्टिकुलर के फॉर्म में यूज करनी है। ABC दिया है, अब आपको एलिमेंट निकालना है। बताइए आपको जब तक इसका एलिमेंट नहीं मालूम होगा तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा, मॉड वाला फॉर्मूला जो लिखा है वो लगेगा। तो L का फॉर्मूला क्या है, देखिए A/√A² प्लस B² प्लस C², करना नहीं चाहिए फटाफट कर दे रहे हैं। तो बताइए 2 अपॉन अंडर बताइए 2 का स्क्वायर, ये 4
9 और 36, 36 और 40, 40 9 49 आ जाएगा। बताइए 2/7 आ गया। अब बताइए ऐसे m निकाल लेंगे और ऐसे ही n निकाल लेंगे, हम नहीं निकालेंगे। अब बताइए प्रोजेक्शन निकालने को करें तो EF का फॉर्मूला क्या लिखवा है, मॉड ऑफ L x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 और प्लस n z2 माइनस z1। अब ये कंफ्यूज ना होइए किसको x1 y1 z1 माने, किसको किसी को भी मान लीजिए। देखिए मॉड लगाया ना, इसीलिए मॉड लगाया गया है कि कोई व्यक्ति हो सकता है इसको x1 y1 z1 माने, हो सकता है कोई इसको x2 y2 z2 माने, तो किसी को मानिए। ये ना सोचिएगा किसको x1 मान लीजिए, आप इसको x1 y1 z1 मान लीजिए, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए, ठीक, या इसको जैसे मानना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर मान लीजिए आपने उल्टा माना, जैसे लिखा है x2 माइनस x1 तो ये माइनस का फर्क पड़ेगा। तो ये काहे के लिए लगाया गया है, ये मॉड इसीलिए लगाया गया है कि आंसर आपका प्लस ही में आएगा, लेंथ होगी। बोले सही है। तो किसी को भी आप x1 y1 z1 मानेंगे, किसी को भी x2 y2 z2 मानिए, आपका प्रोजेक्शन की लेंथ निकल के आएगी। चलिए नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके फटाफट जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी प्रोजेक्शन का है, 14 पहले बताई दिए। इसमें कुछ करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिए। लिखा है द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन आर 5, 10, 10 और इनका फुल स्टॉप लग गया है, तो इसमें सेंटेंस अधूरा रह गया। ऊपर लिख लीजिए, इसके आगे लिखिए 5, 10, 10 के आगे ऊपर लिख लीजिए ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस AX ES लिखिएगा, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब चलिए एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। ये भी प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए पहले ये अलग कराए थे। कह रहे हैं कि किसी लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्रोजेक्शन दे रखे हैं 5, 10, 10। मतलब समझिए ध्यान से, मान लीजिए हम केवल एक दिखाएंगे, मान लीजिए हमने ये लिखा एक्स एक्सेस, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है और मान लीजिए ये कोई लाइन है। तो कह रहे हैं कोई लाइन का एक्स एक्सेस प्रोजेक्शन की लंबाई 5 है। अच्छा तो ये लाइन केवल एक्स का दिखा रहे हैं, एक्स का 3 डायमेंशन में दिखाना कठिन है कि अगर हम तीनों बनाने लगे तो परपेंडिकुलर को समझ ही नहीं आएगा कहाँ कहाँ गया है। तो देखिए केवल एक लाइन का देखिए, बताइए ये एक लाइन मान लीजिए PQ है और ये एक्स एक्सेस है। हाँ तो एक्स एक्सेस पे इसका प्रोजेक्शन बताइए ये आएगा, ये बोले सही नाम डाल दिया भाई EF। बताइए ये 5 दिया है। कह रहे कोई लाइन है उसका कोऑर्डिनेट एक्सेस पे प्रोजेक्शन दिए 5, 10, 10, प्रोजेक्शन निकालना नहीं है, दे रखा है। तो क्या मतलब निकला कि कोई लाइन PQ थी उसका एक्स पे प्रोजेक्शन 5 है। मान लीजिए हम इसको y एक्सेस कर दें तो फिर ये 5 नहीं रहेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, और इसको अगर z एक्सेस मान लें तो भी क्या हो जाएगा 10। कह रहे हैं एक्स पे प्रोजेक्शन की लंबाई 5 है, y पे प्रोजेक्शन की लंबाई 10 है और z पे प्रोजेक्शन की लंबाई 10। हमने केवल एक बनाया, सिमिलरली YZ वाला लिखेंगे। अब निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि जिस लाइन के ये प्रोजेक्शन दिए हैं इस लाइन की लंबाई निकालिए और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो क्या देखिए ध्यान से, हाँ बताइए इस लाइन की लंबाई निकालनी, जिस लाइन का प्रोजेक्शन गिरा है इसकी लंबाई। अब आपको मालूम बताइए किसी लाइन की लंबाई कब निकल पाएगी, बताइए लंबाई तब निकल पाएगी जब PQ के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए। तो देखिए ये PQ का कोऑर्डिनेट में मान लिया, मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट ये और Q का मान लीजिए कोऑर्डिनेट ये, बताइए सही है। अब बताइए अगर ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो लंबाई पता चल जाएगी, बोले सही है। अब जरा समझिए, आपको बहुत दिन पहले मतलब 3-4 क्लास मतलब 3D के पहली क्लास में, अच्छा बताइए x1 y1 z1 से अगर x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो बताइए अगर x1 y1 z1 से ये मान लीजिए ओरिजिन है, बताइए इधर x निकला इधर y इधर z निकला होगा, हमने केवल x वाला दिखाया आपको, ठीक। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सेस चला गया, ये y एक्सेस चला गया, ये z एक्सेस चला गया, ठीक। अब बताइए अगर x1 y1 z1 से देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, तो बताइए जो पॉइंट E दिख रहा है ये सबसे पहली क्लास में बताया गया था। बताइए इसका कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा x1 0 0, बताइए यही वाला x1, और बताइए yz कुछ नहीं होगा, x अक्ष पे y और z 0 होगा। अच्छा बताइए उससे जब परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए हो जाएगा x2 0 0, बोले सही है। अब बताइए क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हमने केवल x एक्सेस दिखाया है। बताइए फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं, फिगर से दिख रहा है। बताइए अगर बताइए यहाँ कोऑर्डिनेट x1 0 0, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब बताइए OE दूरी बताइए x1 होगी, बताइए ओरिजिन ये, तो यहाँ कोऑर्डिनेट मान लीजिए x पे कोई पॉइंट है 2, 0, इसका मतलब क्या है, बताइए ये पॉइंट E है, तो बताइए ये दूरी बताइए 2 होगी। मान लीजिए यहाँ कोऑर्डिनेट है 10, 0, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट F है, तो बताइए ये दूरी 10 होगी, ये इसका मतलब है। तो बताइए यानी इसका मतलब OE दूरी x1 है और OF दूरी बताइए आपका x2, क्योंकि यहाँ x2 0 0 है। हाँ तो भाई इतना 5 दे रखा है ना,
तो सीधी बात है, फिगर से कितना क्लियर मालूम है, फिगर से क्लियर है 5 है, बताइए वो OF माइनस OE के बराबर है, ठीक। और 5 का मतलब क्या हो गया था, ये x2 माइनस x1, यानी बताइए x2 माइनस x1 निकल आया। तो बस अब सिमिलरली लिखेंगे, जरा सोचिए आपका x2 माइनस x1 निकल के आ गया कि अगर मान लीजिए हमने इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 माने तो x1 x2 नहीं निकले, लेकिन उनका ये डिफरेंस निकल आया। अब सिमिलरली लिखेंगे, बताइए हमने x अक्ष की वर्किंग करी, तो बताइए ये 5 क्या था, प्रोजेक्शन था, यानी प्रोजेक्शन आ गया है x2 माइनस x1 के। अच्छा बताइए सिमिलरली y की करेंगे तो y का प्रोजेक्शन 10 दिया था ना, तो बताइए y का प्रोजेक्शन 10, मतलब y वाला करेंगे तो ये आएगा y2 माइनस y1, एंड बताइए z वाला प्रोजेक्शन भी 10 है, तो 10 बराबर z2 माइनस z1। अब बताइए क्या करना था, कह रहा था इस लाइन के डीसीज बताइए और इस लाइन की लंबाई बताइए, तो बताइए अब निकल आया, खत्म क्वेश्चन। बताइए पी क्यू की लंबाई आपसे कह दिया, बताइए। अच्छा बताइए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट ये माने गए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्म लगाएंगे, तो बताइए पी क्यू की लंबाई आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए आपको x1 माइनस z1 x2 y2 z2 अलग अलग नहीं पता चले हैं, लेकिन बताइए जो चाहिए वो तो पता ही चला गया। बताइए x2 माइनस x1 मालूम है ना, ये 5 यहाँ लगा देंगे, y2 माइनस z1 10 और ये 10, जैसे लगाएंगे बताइए पी क्यू की लंबाई निकल आएगी। अभी एक चीज और निकालिए, कह रहा है आप डीसीज और बताइए इसके, तो आंखें खोल के देखो, बताइए अगर इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 माइनस z1 x2 y2 z2 माने हैं तो बताइए इसके डीआरस निकालें, डीआरसी तो है अभी आपको लिखवाया गया, तो बताइए ये जो निकले हैं बताइए डीआरस है, डीआरस ऑफ लाइन पी क्यू। बताइए अगर बताइए पी का कोऑर्डिनेट ये, क्यू का कोऑर्डिनेट ये, तो इसके डीआरस कैसे लिखे जाते हैं, बताइए डीआरस लिख सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और x2 माइनस x1 5, ये 10 और ये 10, यानी इसके डीआर देखिए 5 10 10 है। तो हम नहीं करेंगे, डीआरस नहीं पूछ रहा है, कह रहा है डीसीज बताइए, तो भाई ये आपके एबीसी आ गए, एलिमेंट निकाले वो एलिमेंट निकाल दीजिए। तो कह रहा है मान लीजिए आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो क्या दोनों पूछेगा, नहीं, केवल एक ही पूछेगा, कहेगा ऐसा है तो लंबाई बता, तो ऑब्जेक्टिव में और लंबाई तक आ जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में केवल डीसीज तक आ जाए, बताइए ये ना पूछे, कोई एक चीज पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, चलिए नोट करिए, पॉज करके फटाफट जल्दी से। ठीक, अब देखिए अब मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 35 पे एक एग्जांपल 16 लिखा हुआ है। मेरे पास जो बुक है आप अपनी बुक में देखिए 35 पेज पे होना चाहिए, उसमें लिखा है द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। पूरा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, देखिए यही क्वेश्चन लिखा है सेम, बुक से ना देख लीजिएगा, बुक में गलत कर दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है बुक में ऐसे ऐसे करा भी नहीं गया, किसी दूसरे तरीके से करा है, शायद कुछ कैलकुलेशन में गलत है, मुझे नहीं मालूम है, कैलकुलेशन गलत करेगी सही करी हमसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए क्वेश्चन केवल पढ़िए, क्वेश्चन देखिए सेम लिखा हुआ है, तो लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 3 6। हाँ यहाँ क्या दिया था, यहाँ 5 10 10 दिया था, वहाँ 2 3 6 दिया है, तो निकालना भाई कह रहे हैं लेंथ निकालिए, कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो कह रहे हैं एक बिना इनका देख ना लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व है, स्टूडेंट प्रवृत्ति वही होती है, सॉल्व है तो फिर हमें देखना है, तो देखना तो फिर देखते रहिए, एक चीज तो ऐसे लगा नहीं है और दूसरा शायद इनका गलत भी निकला हुआ है। ठीक है, तो देख ना लीजिएगा किसी भी हालत में, तो परेशान हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए एक्सरसाइज में वापस आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, 9 पढ़िए जरा, सोचिए कर पाएंगे कि नहीं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। हाँ तो लिखा है सो दैट द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट, देखिए पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ फिगर बनाए दे रहे हैं, और मान लीजिए एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ए पॉइंट ये दिया, इसको मिला दिया, ज्वाइन करना, कह रहे हैं ये पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट दिया है आपका 1 2 3 और एक दिया है 4 5 7, और मान लीजिए एक पॉइंट ये दे रखे हैं, 4 पॉइंट दिए हैं टोटल, दिस इज सी एंड डी, तो ये आपका दिया है -4 3 -6 और एक दिया है 2 9 2। ठीक है, हमने क्वेश्चन जानबूझ के वैसा बनाया है, ठीक जैसा कि उसमें कहा गया है। ठीक, उसमें लिखा है सो दैट द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस, हाँ भाई इसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये बन गई। फिर देखिए 2 पॉइंट और दिए गए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, हाँ बना दी। अब बताइए 2 पॉइंट लिए, उनको ज्वाइन किया, एक लाइन बन गई, 2 पॉइंट लिया, उनको ज्वाइन करी, फिर लाइन बन गई। कह रहा है ये दोनों ने पैरेलल प्रूव करनी। ठीक है, अब बताइए आपको पीछे लिखवाया गया है कि कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछा नहीं छोड़ेगी, इसके 80% क्वेश्चन बुक में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिटी बैठे हैं। ठीक है, तो 2 लाइनें आपने आज पढ़ा, पैरेलल कब होती है, बताइए आपको पैरेलल होने की डीसीज की कंडीशन मालूम है और डीआरस की मालूम है,
तो कह रहे हैं इसको ज्वाइन करने वाली लाइन और इसको ज्वाइन करने लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, अब सोचिए बताइए आपको इसको ज्वाइन करने वाली लाइन और लाइन, ध्यान रखिएगा एक डायलॉग बोलते हैं ना, उस डायलॉग को ध्यान रखिएगा तो आपको कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। वो डायलॉग बहुत ध्यान सुनिएगा। कभी भी पूरी बुक भर में, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि इस चैप्टर में, पूरी बुक भर में अगर कभी भी दो लाइनों के बीच के एंगल की बात करते हैं, बताइए यहाँ पर पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, अच्छा पैरेलल का मतलब तो बीच का एंगल ही है ना, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो बीच का एंगल 0 है। तो अगर कभी भी पूरी बुक भर में दो लाइनों के बीच के एंगल की बात करें, बीच के एंगल की, चाहे पैरेललिटी की बात करें चाहे परपेंडिकुलरिटी की बात करें, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक लाइनों के डीआर्स या डीसीज नहीं मालूम। बताइए क्योंकि परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिटी या बीच के एंगल का फॉर्मूला किसके पदों में मालूम है? बताइए, या तो डीआर्स के पदों में मालूम है या डीसीज। कह रहे हैं ये डायलॉग अगर भूलेंगे तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत आंसू बह जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं ये वो डायलॉग बोला गया जिससे आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं पूरी बुक भर में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो लाइनों के बीच के एंगल का फ्लेवर आए, क्वेश्चन आप पढ़ें और आपको लगे कि दो लाइनों के बीच के एंगल की बात कर रहा है, बीच के एंगल के अंदर दोनों केसेस होते हैं, कौन कौन से? परपेंडिकुलरिटी के और पैरेललिटी के। तो ध्यान रखिएगा पूरा दिमाग क्वेश्चन करने में ना लगाइएगा, पहले दिमाग लगाइएगा कि इन लाइनों के डीआर या डीसीज कैसे निकलेंगे। जब तक डीआर या डीसीज हाथ नहीं लगेंगे तब तक बीच के एंगल का निकलना असंभव है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पूरी बुक भर में कहीं पर भी दो लाइनों के बीच के एंगल की बात हो तो पहले दिमाग बीच के एंगल निकालने में ना लगाइएगा, पहले दिमाग लगाइएगा कि इनके डीआर या डीसीज कैसे निकलेंगे। अब बताइए इनके बीच के एंगल की बात कर रहा है, पैरेललिटी की बात कर रहा है, तो अभी भूल जाइए, पैरेललिटी भूल जाइए, पहले दिमाग कहीं में लगाइए, पहले लगाइए इसके डीआर निकाल पाएंगे क्या? हाँ तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। बताइए दो लाइनों को ज्वाइन करने लाइन के डीआर x2 - x1 करके लिखते हैं। तो देखिए अब जरा डीआर ऑफ AB लिखते हैं, डीआर ऑफ AB। हाँ बताइए AB के डीआर क्या आएंगे? x2 - x1, 4 - 1, 5 - 2 और 7 - 3, कितना आ जाएंगे? 3, 3, 4। बोले सही है। और डीआर ऑफ CD लिखिए जरा। हाँ तो देखिए डीआर ऑफ CD क्या आ जाएंगे? 2 - -4, 9 - 3 और 2 - -6। तो देखिए आपका आ जाएगा ये 6, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। बताइए ये पहले लाइन के डीआर से इसका नाम डाल दीजिए ABC, ये दूसरी लाइन के डीआर से इसका नाम डाल दीजिए A' B' C'। अब बताइए पैरेलल प्रूफ करना था ना, तो पैरेलल कंडीशन क्या होती है? A/A' B/B' C/C बराबर आना चाहिए। तो जरा A/A' निकालिए। तो देखिए A/, दिस इज 3, दिस इज 6, तो ये आएगा 3/6, दिस इज 1/2। B/B' निकालिए, ये भी देखिए 3, ये देखिए 6, तो ये आ जाएगा 3/6, दिस इज ऑल्सो 1/2। और C/C' निकालेंगे तो C दिस इज 4 और दिस इज 8, तो 4/8 दिस इज 1/2। अब बताइए A/A', B/B', C/ बराबर आ रहे हैं ना? अगर A/A', B/B', C/ बराबर आते हैं तो बताइए लाइनें पैरेलल है। बोले अच्छा मान लीजिए परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन कहता परपेंडिकुलर प्रूफ करो, तो बताइए यहाँ तक का प्रोसेस ऐसे ही रहता। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? A+ + B+ + C 0। अभी नोट बाद में करिएगा, पहले देखिए इसका जस्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा, इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए, वो हम नहीं बताने वाले हैं। हाँ तो बताइए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बताइए यही क्वेश्चन परपेंडिकुलरिटी का लिखा हुआ है, तो वही कहने परपेंडिकुलर होगा तो जो कंडीशन परपेंडिकुलरिटी है वो फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, पॉज करके लिखिए जल्दी से इसको। अब चलिए देखिए इसको हटा देते हैं और देखिए आपने ये ऊपर एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये आपकी बुक का 7th क्वेश्चन है। इसमें सेकंड इक्वेशन देखिए बुक में जो प्रिंट है वो नहीं है, सभी लोग देखिए एक्सआई का 7 क्वेश्चन लिखा है और सेकंड देखिए पहली इक्वेशन हमने यही लिख रखी है, क्वेश्चन नंबर 7। और दूसरी इक्वेशन देखिए बुक में ये जो छपी है वो हमने नहीं लिखी, हमने दूसरी लिखी है। बोले सही है, वो इक्वेशन मिसप्रिंटिंग है। सभी लोग पहले दूसरी इक्वेशन बुक में करेक्शन कर लें, बुक में करेक्शन करें सेकंड इक्वेशन में, 7वें क्वेश्चन में। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लायक नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बताया था। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव लायक, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई एक क्वेश्चन हो जो 10 बार आया हो, सिर्फ अकेला वही क्वेश्चन हो, तो वो हम नहीं बताएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस टाइप के और है, अगर आपने ये नहीं सीखा तो इस टाइप के 4-5 है वो छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने ये सीख लिया भले वो बड़ा हो तो इस टाइप के 4-5 कर लेंगे। अगर हम कहें ये सिंगल क्वेश्चन होता है इस टाइप का और बड़ा होता तो कोई मतलब नहीं बताने का कि ये क्वेश्चन बताया करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के और है इसलिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लायक नहीं है। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए, लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब बताइए इसने जैसे डायलॉग लिखा है एंगल बिटवीन द लाइंस, हाँ तो आपको क्या बताया गया, पूरी बुक में कहीं पर भी लाइनों के बीच का एंगल निकालना हो तो जब तक उनके डीआर्स
या डीसीज नहीं पता चलेंगे तब तक नहीं निकलेगा, मतलब आपको डीआर से डीसीज निकालने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा फिर क्या लिखा है, हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब उन लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन इनके द्वारा दिए जाएंगे। अब समझिए, बताइए आपको मालूम है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल में है, अच्छा एल की अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने एल निकलेंगे, बताइए एल की क्वाड्रेटिक है तो 2 एल निकलेंगे, एम की क्वाड्रेटिक है तो 2 एम निकलेंगे, एन की क्वाड्रेटिक है तो 2 एम निकलेंगे। तो देखिए समझिए यहाँ पर कह रहे हैं 2 लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन इन इक्वेशनों द्वारा दिए जाते हैं, मतलब कहने का अगर हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक एक एलिमेंट नहीं निकलेगा, इसको सॉल्व करने पे 2 एलिमेंट निकलेंगे। मतलब आपने इसको अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व करा जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे एक पेयर एलिमेंट का निकलेगा, मतलब एल एम एन एक निकल आएंगे और 2 एलिमेंट निकलेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताएगा। अब बताइए पहले के आपके एलिमेंट पता चल गए, दूसरे के एलिमेंट पता चल गया, तब बताइए आप बीच का एंगल निकाल पाएंगे। बोले सही है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 लाइनों के डीसीज छुपे हुए हैं, पहले आपको छुपे हुए डीसीज निकालने पड़ेंगे, मतलब इनको सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा, एलिमेंट। तो इसका देखिए तरीका क्या होता है, तो हम कह रहे हैं बस हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, यही समझ लीजिए एहसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो एक्चुअली में ये एहसान ही हो रहा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं ऐसा क्वेश्चन बताने का। ऑब्जेक्टिव में आ भी जाएगा तो ना करिएगा, ठीक है। अब जरा देखिए इनको सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, इनको सॉल्व करना है। एक तरीका होता है ये काटने वाला होता है कि आप काट दीजिए वाई एक्स, और एक तरीका होता है ये भी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, बताइए आप यहाँ से वाई निकाल लीजिए और यहाँ लगा दीजिए, ऊपर से बताइए वाई निकाल के यहाँ लगा, तब भी तो सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ऐसे ही करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 अननोन है, इक्वेशन कितनी दे रखी है 2, अननोन कितने हैं 3, एलिमेंट निकालना है। मतलब यहाँ से कहने जो एलिमेंट निकलेगा वो 2 लाइनों के डायरेक्शन को साइंस बताएगा, फिर एंगल निकल पाएगा। तो बताइए मान लीजिए हमने ऊपर से कोई वैल्यू निकाली, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से मान लीजिए हमने n निकाल लिया, n क्या निकलेगा -l + m, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए हम लोगों को इनको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का सेंस देखिएगा कि इनको सॉल्व करके एलिमेंट निकालना। सॉल्व करने का सेंस क्या है भाई, ऊपर से कोई एक वैल्यू निकालो, यहाँ निकाल के लगा दो, या यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दो। यहाँ से निकालना देखिए सरल है, यहाँ से कोई निकालेंगे तो बड़ी इक्वेशन है इसके कंपेयर में, तो यहाँ से कठिन निकलेगा, यहाँ देखिए सरल सा निकलना है। अब जरूरी नहीं कि n निकालिए, जो इच्छा हो, m निकालना हो, l निकालना हो, जो इच्छा हो निकाल के यहाँ लगा दीजिए। बताइए आपका एक टर्म गायब हो जाएगा, n गायब हो जाएगा। इस हमने n निकाला, यहाँ लगाएंगे तो एक नई क्वेश्चन आएगी, उसमें क्या नहीं मिलेगा, n नहीं मिलेगा। तो देखिए लगाए, तो देखिए आ जाएगा, इसको लिख दे रहे 14(2), यानी हम ये वो प्रोसेस सिखाने जा रहे हैं कि इस प्रकार की 2 इक्वेशन सॉल्व कैसे करी जाती है, ठीक है। तो 2lm में तो कोई फर्क नहीं। अच्छा देखिए यहाँ n लगा है, तो n की जगह क्या लगाएंगे, माइनस का लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 12 और l + m, यहाँ भी n लगा है, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस m, l + m = 0। तो ये आ जाएगा 2lm - 2l² - 2lm + ml + m² 0, ठीक। बताइए आपका ये 2lm कट जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी m² + ml - 2l² 0। कहना मान लीजिए इस प्रकार की आपकी 2 इक्वेशन दे रखी है एलिमेंट की, और आपको एलिमेंट निकालना है। मान के चलिए बस आपको केवल अगर कैलकुलेशन की बात करिए तो ये इंटर लेवल हाई स्कूल लेवल की कैलकुलेशन है कि इनको सॉल्व करके आपको एलिमेंट निकालना है। बताइए जब एलिमेंट निकालेगा तो बीच का एंगल निकालेगा, वो तो निकल ही आएगा बाद में। तो मेन काम क्या है, इनको सॉल्व करना। समझ लगा, इसको 3D का क्वेश्चन ना मानिए। बताइए इनको 3D यूज करना है, नहीं, हम कर रहे हैं, हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। बताइए इसमें कहीं 3D यूज हो रही है, हम केवल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। 2 इक्वेशन एलिमेंट की दी है, इनको सॉल्व करके एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3D का क्वेश्चन अभी तक तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी देर बाद भले हो जाए वो, ठीक है। अब बताइए इसके फैक्टर कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा m² + 2ml - ml - 2l² 0। तो यार इसमें आपका m कॉमन आ जाएगा, तो m + 2l, इसमें l कॉमन आ जाएगा तो m + 2l = 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा m + 2l और एक फैक्टर आ जाएगा m - l = 0। बताइए हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, कहना टोटल 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के आपको शायद एक्सरसाइज में दे रखे हैं, एग्जाम्पल में दे रखे हैं, सबकी प्रोसेसिंग यही है। अब जब यहाँ पहुंचेंगे तो 2 फैक्टर आ गए। अब बताइए जब आप पहला फैक्टर लेंगे तो आपके इस फैक्टर से एक एलिमेंट निकलेंगे, और जब दूसरा फैक्टर लेंगे तो इस फैक्टर से दूसरे एलिमेंट निकलेंगे। चलिए हम पहला फैक्टर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब पहला फैक्टर लीजिएगा, पहला फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर की तरफ देखिएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए चालू करते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। हाँ, अब देखिए हटाने पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कर देना है। देखिए ये इस प्रकार क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 इक्वेशन एलिमेंट की दी है। कह रहे हैं इन इक्वेशनों में क्या छुपे हुए हैं,
दो लाइनों के डीसीज, क्यों दो के छुपे हैं? देखिए एम स्क्वायर आया, एल स्क्वायर आया, स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब बताइए इससे कितने एम निकलेंगे? दो निकलेंगे। तो बताइए ऐसे दो एल निकलेंगे, दो एन निकलेंगे, ठीक है। तो दो एलिमेंट का मतलब दो लाइनों के डीसीज इसके अंदर छुपे हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं, वही आपको निकालने। तो बताइए कभी भी दो इक्वेशन आपको एलिमेंट की दी जाए और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो लाइनों के डीसीज, तो इनको सब मिला के सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या बताएगा? सिंपल इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकालिए और निकाल के दूसरे में लगा दीजिए, एक वैल्यू जो भी आप निकालेंगे वो गायब हो जाएगा। और ऐसे ही हमेशा दो फैक्टर आएंगे, हमेशा इस प्रकार के दो फैक्टर आपके हाथ लगेंगे, ठीक है। अब पहला फैक्टर जब लेंगे तो दूसरे को ना देखिएगा, जब दूसरा लेंगे तो पहले को ना देखिएगा, इससे एक एलिमेंट निकलेगा, एक इससे एलिमेंट निकलेगा। आप देखिए हटाए देंगे, ठीक, इसकी जरूरत अब नहीं है। अब देखिए मान लीजिए हम पहला फैक्टर लेते हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा जरा समझिए ध्यान से। देखिए इसको अलग कर देना है और ये आपका ये भी अलग लिखा है, बीच में वर्किंग करना है। देखिए केस फर्स्ट, हमने ये m+12 को 0 लिया, ध्यान देखिएगा कैसे वर्किंग करनी है। m+12 0, तो यहां से देखिए m और l का रिलेशन निकल आया, ये m बराबर -12। अब बताइए ये m बराबर -12 जो आया है, इसको उठा के आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। सर इसमें नहीं पुट करिए, कठिन इक्वेशन, देखिए सिंपल वाली है। तो ये देखिए ये ml का रिलेशन है, इसको कर देंगे पुट इन 1। कह रहे हैं इसको अभी देख भी ना लीजिएगा, अभी सेकंड केस चालू करेंगे, यहाँ सेकंड लिखेंगे फिर वाला देखेंगे, ठीक है। m बराबर -12 आया, ठीक, इसको 1 पुट किया तो m की जगह l और m की जगह -12 और प्लस n इक्वल टू 0, तो -l प्लस n इक्वल टू 0, तो l बराबर आ गया n। अब देखिए ये जो रिलेशन है ये m और l का है, और जो ये रिलेशन है ये l और n का है। अच्छा देखिए इन दोनों रिलेशन में, दोनों में कॉमन कौन है? बताइए कॉमन है l, तो दोनों में l वाला टर्म एक जैसा कर लीजिए, दोनों में l वाला टर्म एक जैसा, इसमें l का टर्म l है, इसमें -2 है, तो देखिए इसको ऐसे इधर लिख देना, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, m/-2 बराबर l/1। देखिए सही लिखा है कि नहीं? मतलब इधर वाले दोनों में कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन l है, l इसमें भी है, l इसमें भी है, तो जो कॉमन वाला हो उसको दोनों इक्वेशन में एक जैसा बना लीजिए। जैसे इसमें देखिए सिर्फ l है, लेकिन यहाँ -2l है, तो हमने देखिए -2 नीचे कर दिया, अब देखिए सिर्फ l बच गया। देखिए इसको भी ऐसे लिख दीजिए l/1 n/1। अब देखिए l/1 इसके भी बराबर है और l/1 इसके भी बराबर है, तो देखिए अगर l/1 इसके भी बराबर है, l/1 इसके भी बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर, तो दैट इज करके हम लोग क्या मिलेगा समझिए, क्रम से लिखेंगे l/1 m/-2 और ये n/1 देखिए बराबर होगा, बोले सही है। ये आप बताइए l/, इन दोनों को मिला के लिखाइए, ठीक। अब बताइए आज को हमने प्रूविंग बताई थी, आपको बताइए, हमने कहा था प्रूविंग बताने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बताए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूज करना था। बताइए ऊपर ऊपर अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें और नीचे नीचे स्क्वायर करके जोड़ दें तो बताइए बराबर होता है, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो बताइए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर l² + m² + n² और अंडर रूट के अंदर बताइए 1 + 4 + 1। अच्छा देखिए एलिमेंट तो डीसीज है, तो देखिए डीसीज के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो देखिए ये फाइनली आ जाएगा आपका 1/√6, ठीक। अब देखिए आपके पहली लाइन के एलिमेंट आ गए, तो देखिए इसका पहला और आखिरी लीजिए, पहला और आखिरी, तो बताइए l बराबर कितना निकला? 1/√6। m बराबर कितना निकला? इसको इसको लीजिए, इसको इसको, तो देखिए -2 इधर ऊपर चला जाएगा, m निकलेगा -2/√6 और इसका n क्या निकलेगा? 1/√6। इसको इसको लेंगे तो अब बताइए हमने पहला फैक्टर लेके ये सॉल्व करा है, तो देखिए एक एलिमेंट आ गया, मतलब पहली लाइन के डीसीज आ गए, ठीक। अब क्या करना है बताइए, अब ये दूसरा फैक्टर लेके करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, तो दूसरी के डीसी आ जाएंगे, बताइए फिर उनके बीच का एंगल आपका निकलेगा। चलिए नोट करिए, इसको पॉज करके फटाफट। अब देखिए सेकंड पार्ट चालू करते हैं, इसको हटा दे। देखिए सेकंड पार्ट में दूसरा फैक्टर लेके चलेंगे, तो इससे दूसरे एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या लिया? m - l बराबर 0, तो यहां से देखिए ml का रिलेशन आ गया, बताइए ये जो निकला इसको पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1। अच्छा देखिए 1 में पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा l प्लस m किसके बराबर है? l के, प्लस n बराबर 0, तो देखिए 12 + n बराबर 0, तो 12 बराबर -n आ गया। अब देखिए ये रिलेशन आया ml का और ये रिलेशन आया ln का, दोनों में कॉमन कौन है? बताइए कॉमन है दोनों में l, हमने कहा जो दोनों में आया हो उसको एक जैसा बना लीजिए। तो देखिए इसमें सिंगल l आया है, इसमें 2l आया है, तो ये देखिए 2 नीचे कर दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं l/1 बराबर n/-2, जितना भी माइनस प्लस है नीचे रखिएगा, l/1 बराबर n/-2, यहाँ पे देखिए /1 लगाए दे रहे हैं, /1/1। बोले सही है, दोनों में जो कॉमन आया हो उसको एक जैसा बनाना है। अब बताइए एक जैसा बन गया, अब उसको लिखेंगे तो देखिए l/1 इसके भी बराबर है, l/1 इसके भी बराबर है, l/1 = m/1,
और इक्वल टू n/-2। अब ये देखिए नया वाला ये आ जाएगा। फिर वही करेंगे, ऊपर स्क्वायर करके जोड़ेंगे, नीचे से स्क्वायर करके नीचे वही आएगा 1/√6 वैसे ही आ जाएगा। बोले सही, यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर बदल जाएगा, 1 + 1 + 4 हो जाएगा। लेकिन अब बताइए m क्या निकलेगा, पहला आखिरी लेंगे तो l देखिए यही आया, m आएगा प्लस का 1/√6 और n आएगा माइनस का 2/√6। ठीक, अब चलिए आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए फटाफट। ठीक, अब बताइए आपके ये एलिमेंट निकल आए। अच्छा, एक पहली वाले के एलिमेंट निकले थे, ये दूसरे के लिखने हैं, तो कहना है दोनों के नोटेशन एलिमेंट है। लेकिन आप बताइए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos थीटा का, वो पढ़ा है LL' MM' NN'। तो पहले वाले को जो आप एलिमेंट रखिएगा, इसमें नोटेशन में कंफ्यूजन जो दूसरा निकला है इसको बताइए, इसका नाम क्या है L', ये आपका क्या है M', ये क्या है N'। अब बताइए आपका L', M', N' यहाँ वाला है दूसरी लाइन का, और पहले लाइन का जो एलिमेंट निकला था वो, और cos थीटा बराबर LL' + MM' + NN' करेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अपना करिएगा पूरा कंप्लीट, अब नहीं करना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 लिखा हुआ है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करना है, आराम से करिएगा, कैलकुलेशन गलत ना करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सआई में एक क्वेश्चन लिखा है 16, एक्सआई में क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए। ठीक, तो शायद इसका आंसर गड़बड़ है, आंसर आप लोग देख लीजिएगा, पता नहीं कुछ जो भी आ रहा हो तो अपने अकॉर्डिंग काम करिएगा, आंसर में गड़बड़ी हो सकती है। कह रहे हैं 8 क्वेश्चन देखिए ऐसा ही है, वो करिएगा। उसके बाद देखिए एक्सआई का लास्ट क्वेश्चन 16, देखिए 4 पॉइंट दिए ABCD, और कह रहे हैं ये 4 पॉइंट ABCD के कोऑर्डिनेट दिए। क्वेश्चन पढ़िए तब तक, देखिए क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत हो गया लेकिन हम खत्म कराएंगे इसको। देखिए 4 पॉइंट दिए और लिखा है सो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ AB इज परपेंडिकुलर टू CD। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ लिखी है, लेकिन चलिए बताए दे रहे, लैंग्वेज उन्होंने सही मान ली है। एक मिनट समझिए पहले इधर, मान लीजिए एक लाइन AB है और एक लाइन बताइए CD ऐसे परपेंडिकुलर है। बताइए आपने अभी देखा था CD ऐसी होती है, तो देखिए इसका प्रोजेक्शन ये आता है, बोले सही है। अच्छा, मान लीजिए कोई एक लाइन दूसरे का परपेंडिकुलर CD है, अब कह दीजिए इस लाइन का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालिए। बताइए इस लाइन का इसके ऊपर प्रोजेक्शन, तो बताइए अगर इस लाइन का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना तो प्रोजेक्शन का तरीका क्या था कि जो जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है उसके एंड पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। अच्छा, ये खुद लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो ये C से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो देखिए यही टकराएगा आके, और D से भी इसी लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तब भी यही टकराएगा, मतलब जाए C से परपेंडिकुलर जाए D से। अच्छा, अगर अलग अलग जगह पे टकराते थे तो ये जो इनके जहां पे टकराते थे उनके बीच की जो दूरी होती है, बताइए ये क्या होती है, बताइए ये होती है प्रोजेक्शन की लंबाई। अब बताइए यहाँ का परपेंडिकुलर भी यहीं टकराएगा और यहाँ का परपेंडिकुलर यहीं टकराएगा, प्रोजेक्शन की लंबाई बताइए। बताइए प्रोजेक्शन की लंबाई 0, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में किसी लाइन का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? ठीक है, यानी अगर हमने सबके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके सबके कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे कह रहा है ये इसके परपेंडिकुलर प्रूव करो, तो बताइए एक तो सीधा तरीका है, एक क्या सीधा तरीका है, बताइए इसके DCs निकाल लीजिए या DRs निकाल लीजिए और इसके DRs निकाल दीजिए। बताइए अगर इसके DRs और इसके DRs निकालने के बाद बताइए AA' + BB' + CC' 0 आ जाता है, तो बताइए ये लाइन परपेंडिकुलर है, और बताइए अगर ये लाइन परपेंडिकुलर तो प्रोजेक्शन की लंबाई 0 आ जाएगी। बोले सही है, तो इसमें आपको डायरेक्ट या तो करना हो डायरेक्ट कर दिए, मतलब ये क्वेश्चन छोटे तरीके से करा जा सकता है, लंबे तरीके से कर सकता है। देखिए छोटा तरीका क्या है, छोटा तरीका ये कि बस आप AB और CD को परपेंडिकुलर प्रूव कर दीजिए। AB CD चारों के कोऑर्डिनेट दिए, तो AB और CD को एक साथ परपेंडिकुलर प्रूव कर दीजिए, वो जल्दी हो जाएगा। क्या केवल आपको इसके DRs निकालने पड़ेंगे, इसके DRs निकालने पड़ेंगे, ABCD परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप ये निकालिए कि इसका प्रोजेक्शन की लंबाई निकालिए, इस लाइन पर इसका प्रोजेक्शन निकालिए, वो बताइए 0 लंबाई का आना चाहिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन की लंबाई 0 आती है इसका मतलब ये और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जैसे आपको मेरे तरफ से तो कैसे करना चाहिए, मेरे तरफ से कैसे करना चाहिए कि इस पे इसके बीच का एंगल आप 90 डिग्री डायरेक्टली दिखा दीजिए, तो प्रोजेक्शन अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन टिक करिए कौन कौन से करनी है। देखिए इस चैप्टर में मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 22 पे चालू हुए थे 5 एग्जाम्पल, देखिए पिछले रन पे आपको करा दिए गए 5। अब देखिए 24 पेज पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 6 टिक करिए। ये हम पढ़ने का समय नहीं, आप पढ़िएगा, सरल क्वेश्चन है, बीच का एंगल निकालना है, DRs दे रखे हैं।
एग्जाम्पल 6 देखिए, एग्जाम्पल 7 पढ़िए, देखिए वैसा क्वेश्चन है जो भी कराया गया, पढ़िए एग्जाम्पल 7। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन दिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दीज लाइन। बताइए डायरेक्शन को बीच का एंगल नहीं निकलवा रहा है, कह रहे डायरेक्शन कोसाइन बताइए। अच्छा पहले तो बताइए डायरेक्शन कोसाइन ही निकले थे ना, बताइए पहले डायरेक्शन कोसाइन निकले थे, बाद में एंगल निकला, कह रहे डायरेक्शन कोसाइन निकाले। बगल में देखिए भयानक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, अंडर में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, डबल अंडर लगे हुए हैं, ठीक है। तो करने की इच्छा करिए, ना करने की ना करिए, वैसा ही क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़िए, काफी बड़ा क्वेश्चन देखिए लगा हुआ है ये वाला एग्जाम्पल 7, ठीक। ऐसे देखिए एग्जाम्पल 8 भी इसी टाइप का पढ़िए, एग्जाम्पल 8 सो दैट द एंगल ऑफ टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन गिवन बाय द इक्वेशन। बताइए एलिमेंट की दो इक्वेशन दी है, कह रहे हैं उनके बीच का एंगल या तो 60 आएगा या 120। देखिए दो एंगल लगे हुए 60 या 120। बताइए जब दो लाइनें कट करेंगी तो उनके बीच का एंगल 60 और 120 दोनों ही बनेंगे। तो कह रहे हैं कोई भी एक प्रूव कर दिए, इन्होंने दोनों प्रूव कर दिए होंगे। तो ये भी वही क्वेश्चन है, करने की इच्छा करिए, ना करने की इच्छा ना करिए। उसका देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए बड़ा सा लगा हुआ है, सोचिए ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। तो एग्जाम अभी काटिएगा नहीं, जो बता रहे हैं सुनिए ध्यान से। 10 बड़ा सा लगा है, 11 बड़ा सा लगा है, 12 देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन लगे। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव तो नहीं कराया जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्टिव तो कराया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बताइए सबकी लंबाई बुक में इतनी बड़ी लगी, सबको वालों बुक में जितना बड़ा लगा होता है कॉपी में लगभग उसका दुगना हो जाता है, क्योंकि कॉपी में आप सारे स्टेप दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 13 ये सब देखिए एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े हैं, चलिए इनको अभी दिमाग से निकालिए, सब बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। उसका देखिए 16 एग्जाम्पल से करनी है, 16 करिएगा, 17 करिएगा। 17 वाला बुक से देखिएगा नहीं, ये वही वाला है जो एक्स्ट्रा का 16 है, मतलब कि बीच में आपकी गैपिंग हो गई। आपने कहाँ तक एग्जाम्पल करे थे, आपने 8 तक हमने दिए, आप 8 तक करिए। उसके बाद बीच के बड़े बड़े छुड़वा दिए गए हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव हो तो करवाए जाएंगे। उसके बाद 16वां चालू हुआ, 16वां करिएगा, 17वां करिएगा। उसका देखिए एक्सरसाइज आ गई। अब इस एक्सरसाइज में देखिए 1 से लेकर 5 तक आपको पिछले टर्म दे दिए गए थे, आज बढ़ाइए, देखिए छठा बढ़ गया, 7वां, 8वां, 9वां, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ गया। उसके बाद 10 के बाद देखिए 14, 15, 16 बढ़ गए। और इसके बीच में जितने लिखे हैं वो सब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब कुछ बताना, इसको ध्यान सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ बैच, ठीक है, ठीक। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब जब सब्जेक्टिव का जमाना था तो खूब पेपर में आए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पूरी बुक भर में कम से कम हम लगभग 25 क्वेश्चंस आपको टिक करवाएंगे जो खूब बड़े बड़े हैं और भयानक इंपॉर्टेंट हैं। वो टिक करने वाले क्वेश्चन हैं कौन से, उनके आप आंसर डायरेक्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने ज़माने में रहे, अपनी जवानी में इतना इंपॉर्टेंट रहे हैं, अब तो उड़ा गए हैं क्योंकि है नहीं उनका कुछ, तो अब ऑब्जेक्टिव में नहीं आना चाहिए, लेकिन कहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके आंसर ध्यान रखिएगा। कहना पूरी बुक भर में इस चैप्टर सबसे ज़्यादा इस चैप्टर ही में है, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में है, आगे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको आंसर डायरेक्ट याद रखने हैं, वो करने नहीं, बुक में लगे, देख लीजिए इतने बड़े लगे। देखिए एग्जाम्पल 9 टिक करिए। तो देखिए जैसे आप इसका आंसर ध्यान रखिएगा, करना नहीं है, ठीक। अगर आपका सब्जेक्टिव होगा तो ये नहीं है, फिर आपका सब्जेक्टिव हुआ तो आपको कराया जाएगा, क्योंकि देखिए कितनी बार आया है, ठीक है। इसमें सारे ईयर भी नहीं लिखे होते हैं कि सारे ईयर लिखे हो। अब समझिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे याद करा जाता है। देखिए जितना भी इतना इंग्लिश लिखा हुआ है, इतना इंग्लिश नहीं याद करना है, हल्का सा, चूंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लिखा सो दैट द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन गिवन बाय, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है एलिमेंट वाला। बताइए एलिमेंट की दो इक्वेशन दे रखी है, तो कह रहे हैं ये लाइनें जिनके डायरेक्शन कोसाइन इन इक्वेशनों द्वारा दिए जाएंगे वो परपेंडिकुलर होंगी अगर ऐसा हुआ, और पैरेलल होंगी तो ऐसा हुआ, ठीक। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं याद करना है, जो भी क्वेश्चन हम याद करने को बताएं तो उसमें जो चीज प्रूव करनी होगी ना वो चीज याद रखिएगा। बताइए इसमें देखिए 2 चीज प्रूव करनी है, कह रहे हैं अगर ऊपर एलिमेंट की 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो ये लाइनें 2 लाइनों के डीसीज रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इक्वेशंस, तो कह रहे हैं वो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी अगर ऐसा, तो यानी आपको याद करने का तरीका ये रहेगा कि ये लाइन इक्वेशन आप ना याद करिएगा, UL VM WN नहीं याद करना है, ठीक। वो तो देखिए क्वेश्चन में लिख के आएगा, वो वहां पर वो क्वेश्चन में प्रिंट होगा। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये दोनों इक्वेशनों की लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है। देखिए एक सिमेट्रिकल फॉर्म लिखा है U² B + C V² C + A W²। अगर ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक। वो ऐसे देगा, 2 इक्वेशन दे देगा और कहेगा ऑब्जेक्टिव में कि ये लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है। अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो 4 में से कौन सा सही है, तो देखिए 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ये U² B + C छपा होगा। बात कुछ समझ में आ रही, तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा। आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि पेपर में लिखो क्या करेंगे, वो तो बड़े छोटे सब देगा। वो क्यों दे रहा है, वो इस बेसिस पे दे रहा है कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है,
ठीक है, तो वो आपको उनके हिसाब से वो आपको लर्न, जैसे मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव तो मेरे हिसाब से याद होनी चाहिए। अगर आपको याद करने की इच्छा है तो करिए, ना करने जब पेपर में आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं इसको जरा ध्यान रखिएगा, पूरी बुक भर में लगभग 25 क्वेश्चन हम पूरी बुक भर में इस रीड में टिक करवाएंगे, जो खूब बड़े बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो उनके आंसर याद रखिएगा। जैसे परपेंडिकुलर कंडीशन अलग है, पैरेलल के अलग है, तो एग्जाम्पल 9 याद रखिएगा, एग्जाम्पल 10 भी है, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में 5, 6, 7 तो इसी चैप्टर में है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 10 याद रखिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है, एलिमेंट की 2 इक्वेशन दे रखी है और कहना है परपेंडिकुलर कंडीशन है f/a g/b h/c 0 और पैरेलल की देखिए अंडरआउट करके लिखी हुई है। तो एग्जाम्पल 9 सब नहीं याद करवाएंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो नहीं याद करवा रहे। एग्जाम्पल 9, 10, 11 याद रखिएगा, 11 वाला बताइए, कह रहे पूरा क्वेश्चन हटा दिए, पूरा क्वेश्चन आपको वो तो क्वेश्चन लिख के आएगा। आपको याद होना चाहिए कि हमने एक आंसर याद करना जिसमें डेल्टा थीटा स्क्वायर बराबर डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर लिखा है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कोई क्वेश्चन था जिसमें डेल्टा थीटा स्क्वायर बराबर डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर होता है। आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन ना रटने बैठ जाइए कि हम क्वेश्चन रटने, क्वेश्चन पढ़ लीजिए समझ लीजिए, लेकिन आपको आंसर याद होना चाहिए। वो आएगा आंसर तो आप आंसर टिक कर लेंगे कि हाँ ये होता था, मैं मालूम है कहीं। ऐसे देखिए एग्जाम्पल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ISC CBSE की बुक में इंटर में होता है। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, ये डीसीज नहीं है, 4 देखिए डेल्टा भी लगा है, ये 4/3 पूरे सही है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर कॉमा कॉस स्क्वायर डेल्टा 4/3। इसी का देखिए जहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां नोट लिखा है, साइन निकाल दिए गए, साइन वाला ना याद रखिएगा, पता है ये साइन निकालेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर कॉमा साइन स्क्वायर डेल्टा 8/3, साइन वाला ना याद रखिएगा, कॉस वाला याद रखिएगा। तो ये पेपर में आ लिया साइन वाला आ गया, तो आप 1 - cos 1 - sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये आपके 3 लगातार हो गए, चौथा भी 13वां भी याद रखिएगा। देखिए कॉस इनवर्स ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नीचे सिंपल प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 4 एग्जाम्पल ये वो याद करवाए जा रहे हैं जिनकी शक्ल अच्छी देखने में लगती है। ठीक, इसके अलावा ये सब नहीं याद करने बीच के। फिर देखिए एक्सरसाइज में कुछ याद रखने हैं, एक्सरसाइज में एक 13वां क्वेश्चन याद रखिएगा, 13वां। अब इसका आंसर देखिए नीचे आंसर में लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। कह रहे हैं किसी क्यूब आप जानते हैं पासा, अच्छा पासा देखा है, अच्छा बताइए पासे में डायगोनल बनाने, आपसे कहते हैं इस दीवार का डायगोनल बनाइए, डायगोनल मतलब विकर्ण, तो बताइए इस दीवार में 2 विकर्ण बनेंगे, इस दीवार में 2 विकर्ण बनेंगे, एक ऐसे आयत टाइप का है, आयत में 2 विकर्ण बन जाते हैं, लेकिन पासे में 2 नहीं बनेंगे, पासे में 4 बनेंगे। पासे में 4 घर में देखिएगा पासा अगर हो, ठीक है, डाइस इंग्लिश मालूम है, ठीक, तो ये डाइस अगर है तो इसमें 4 विकर्ण, जैसे रूम, जैसे ये रूम ले लीजिए, तो इस रूम में 4 डायगोनल बनेंगे। 4 डायगोनल कैसे बनेंगे, वो अपने रूम को देखिएगा, इधर ऊपर वाले कॉर्नर से उधर सामने वाले कॉर्नर को नीचे से मिलाना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे से मिलाएंगे, ऐसे इस नीचे वाले से उस ऊपर वाले को मिलाएंगे, उधर नीचे से इधर ऊपर मिलाएंगे, उधर ऊपर से इधर नहीं। अपना रूम देखिएगा, गोल रूम नहीं होना चाहिए, अगर गोल रूम है तो नहीं दिखेगा, चौकोर रूम होना चाहिए, चौकोर होगा तो दिख जाएगा, कॉर्नर भी नहीं कटा होना चाहिए, कॉर्नर कटेगा तो भी आपको हो सकता है ना दिखे, तो कोई रूम चौकोर हो अगर आपके घर में तो देखिएगा उसमें 4 डायगोनल बनेंगे। तो कह रहे हैं इसका आंसर 13वें का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ क्यूब लिखा है और देखिए नीचे आंसर लिखा है cos इनवर्स 1/3, 13वें का आंसर देखिए। ठीक है, तो ओवरऑल कह रहे हैं किसी क्यूब के ऐसे ही डायरेक्ट पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि अगर कोई क्यूब है तो उसके डायगोनल के बीच, बताइए डायगोनल लाइनें बनेंगी, रेखाएं, तो उनके बीच का एंगल लिखा है, डायगोनल के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/3 होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए, पेपर में आ सकता है, आ भी जाएगा। ठीक है, तो कहना रटा रटाया क्वेश्चन है, हमने आपको देखिए शायद 5 याद करवाया इसमें, ठीक, एक एक्सरसाइज का याद करवाया है, बाकी नहीं याद करने, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहे हैं उनकी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट अपने जमाने में रहे हैं, लेकिन अब उनके आने की ताकत नहीं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन हो चुके हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा जो इंपॉर्टेंट थे कभी और अब आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए एक्सरसाइज का याद करवाया है और एग्जाम्पल शायद 4 याद करवाए हैं, तो इस चैप्टर के आप टोटल 5 क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी अब हमारी तरफ से चैप्टर फिनिश, जितने करने को कहे गए हैं उतने करिएगा, जितने याद करने को कहे गए उतने याद रखिएगा। ठीक, आज की क्लास खत्म करते हैं, इतना करके रखिए।